गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये ऐसे तो खैर एपिसोड नंबर 2 है, क्योंकि इससे पहले वाली एपिसोड में मैंने बताया था विजय माल्या के बारे में कि कैसे विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइन एक समय में आसमान में उड़ने वाली वो चीजें जमीन पे कैसे आकर के वो गिर जाती है। लेकिन इसके पीछे की 2-3 चीजें जो उस वीडियो में मैंने क्लियर नहीं किया था, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से 2-3 सवाल हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं। उसके बाद इस सवालों के जवाब हम लोग तलाशेंगे आज के इस एपिसोड में। पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। विजय माल्या इन्वेस्टिगेशन टीम का ही कोई मेंबर ने इस बात का टिप ऑफ जरूर दे दिया था। The CBI had lookout notice against Vijay Mallya. How could he take the flight to London? इनको आपकी सरकार ने भागने क्यों दिया? Vijay Mallya may be having 4 days and an option of Mumbai or Melbourne. Once a charge sheet has been filed against him. Allegations are baseless, and you will see our submissions in court. विजय माल्या को लेकर के 3 सवाल मन में उठते हैं। पहला ये कि विजय माल्या को लोन किसने दिया, यानी कि कर्ज किसने दिया? क्या वह लोन सही तरीके से दिया गया था या किसी की मिली भगत थी? दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या विजय माल्या अचानक से भाग गया या उस भगाने में किसी ने उसकी मदद की थी? दोनों सवालों के जवाब जाने बिना विजय माल्या की स्टोरी समझ में नहीं आती। इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब हम डेप्थ में जाकर के खोजने की कोशिश की है हमने। सितंबर 2009 में विजय माल्या की आईडीबीआई बैंक के जो चेयरमैन होते हैं योगेश अग्रवाल, उनसे मीटिंग होती है। इस वक्त अंदर खाने सबको पता लग चुका था कि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस डूबने वाली है। साल दर साल किंगफिशर एयरलाइंस को हजारों करोड़ों रुपये का घाटा होता जा रहा था। लेकिन माल्या के बैंकों में इतने कॉन्टैक्ट थे कि वो अभी भी बिना लोन चुकाए, बिना ईएमआई भरे एक डूबती कंपनी के लिए भी माल्या लोन लेने के लिए लॉबी करने में सफल रहे। जिस वक्त माल्या योगेश अग्रवाल से मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त किंगफिशर निगेटिव नेटवर्क से गुजर रही थी और बैंक के लोन देने वाली जो क्राइटेरिया थी उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी। आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन योगेश अग्रवाल के लिए यह बात इग्नोर करना मुश्किल थी कि अभी मार्च 2009 में ही किंगफिशर ने 1000 करोड़ का लॉस दिखाया है। लेकिन माल्या एक तो राज्यसभा सांसद थे, ऊपर से वीआईपी भी थे, बड़े नेताओं से कांटेक्ट थे, इसीलिए माल्या को ऐसे ही लोन से इनकार नहीं किया जा सकता था। माल्या की मीटिंग के कुछ दिनों के बाद ही किंगफिशर एयरलाइंस के सीएफओ ए रघुनाथन ने आईडीबीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीके बात्रा के सामने 950 करोड़ के कॉर्पोरेट लोन का प्रपोजल रखा। यह 1 अक्टूबर 2009 की बात है। इसकी 6 दिन के बाद ही ए रघुनाथन ने 6 महीने के पीरियड के लिए 50 करोड़ लोन देने की बात कही। मतलब जब तक आईडीबीआई बैंक माल्या को 950 करोड़ के लोन पर फाइनल कॉल ले, उससे पहले कम से कम 50 करोड़ रुपए के कर्ज दे दे। इस प्रपोजल को अगले दिन यानी कि 7 अक्टूबर के दिन ही क्लियर कर दिया जाता है। कागजातों पर इस पैसे को किंगफिशर के विदेशी वेंडर्स के पैसे चुकाने के लिए लिया गया था। जिस कमेटी ने यह लोन अप्रूव किया उसमें आईडीबीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीके बात्रा के अलावा अन्य अधिकारियों जैसे कि ओरवी बेंदुले, आर बंसल और एसकेबी श्रीनिवास भी थे। लगभग इसी वक्त किंगफिशर के सीएफओ के रघुनाथन ने आईडीबीआई से 2200 करोड़ का फंड और मांगा। कमाल की बात यह है कि इस अमाउंट को भी 4 नवंबर के दिन ही किंगफिशर को दे दिया जाता है। वो भी 950 करोड़ के लोन का जो प्रपोजल था उसे 19 नवंबर 2009 के दिन आईडीबीआई बैंक की क्रेडिट कमेटी के पास लाया जाता है। जैसा कि तय था, आईडीबीआई बैंक ने किंगफिशर की बैंक करप्ट हालत को देखकर भी लोन क्लियर कर दिया और इस तरह 27 नवंबर के दिन आईडीबीआई बैंक के द्वारा विजय माल्या को 50 करोड़ का लोन दे दिया जाता है। हालांकि ऊपर से दिखाने के लिए आईडीबीआई बैंक ने सिक्योरिटी के रूप में कुछ चीजें जमा करवाई थी, जैसे किंगफिशर ब्रांड को सिक्योरिटी के रूप में रखा गया था। आईडीबीआई बैंक की क्रेडिट कमेटी को लोन देते वक्त इंटरनल नोट में यह लिखा कि किंगफिशर ब्रांड काफी वैल्यूएबल है। इसके अलावा आईडीबीआई ने यूनाइटेड ब्रिज हाउसिंग कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी की एक्सेप्ट की, जिसकी किंगफिशर कंपनी एक सहायक कंपनी थी। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक ने विजय माल्या की पर्सनल गारंटी भी सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट की। इस तरह आईडीबीआई बैंक ने डूबती किंगफिशर को 950 करोड़ का लोन दे दिया।
लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आईडीबीआई बैंक के लोन के बाद किंगफिशर एयरलाइंस ने बहुत जल्द ही यह पैसा अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। किंगफिशर ने अपने एक्स बैंक के अकाउंट में करीब 10 करोड़ ट्रांसफर किए। आईडीबीआई बैंक के खाते में करीब 440 करोड़ रुपए जमा किए गए और बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में 950 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इसके तुरंत बाद यह पैसा किंगफिशर के अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिस काम को दिखाकर पैसा लिया गया था उसके जगह दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया, जो कि कर्ज के शर्तों के खिलाफ था। माल्या और आईडीबीआई बैंक की मिली भगत तब सामने आई जब अन्य बैंकों ने माल्या को डिफॉल्टर घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि आईडीबीआई वो लास्ट बैंक था जिसने माल्या को कर्ज दिया। इससे पहले सभी बैंकों ने माल्या को कर्ज देने से इनकार कर दिया था। हालांकि आईडीबीआई से पहले सरकारी बैंकों ने बड़े बड़े कर्जा माल्या को दिए थे, लेकिन उस वक्त एयरलाइंस की हालत उतनी खराब नहीं थी। लेकिन आईडीबीआई ने तो एकदम डूबती हुई कंपनी को 950 करोड़ का लोन दे दिया, जो कि टैक्स पेयर का पैसा था। जबकि इसी साल जब साल 2016 में माल्या देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गए तो आईडीबीआई बैंक के लोन की स्पेशल जांच हुई। 2009 और 10 तक माल्या पर बैंकों का कर्जा 7,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। इस कारण नवंबर 2010 में एसबीआई बैंक के लीडरशिप बैंकों के समूह ने किंगफिशर के कर्ज को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। एसबीआई ने 1355 करोड़ के कंपनी की इक्विटी में बदल दिया। शॉर्ट में समझाऊं तो मान लीजिए कि एक घर में 5 कमरे हैं और 5 कमरों की कीमत 1 लाख रुपये है, यानी कि एक कमरे की कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। यानी कि एक कमरे टोटल उनको अगर हम 2 लाख अगर किसी व्यक्ति का उस मकान पर अगर कर्ज है तो 2 लाख का कर्ज है तो वो इस 2 लाख के बदले एक कमरे का हिस्सा अपने लिए ले ले। लेकिन यह सौदा तब सही माना जाता है जब उस मकान की कीमत सही में 1 लाख रुपये हो, एक कमरे की कीमत सही में 20,000 पड़ती हो। यह नहीं कि मकान की कीमत मात्र 50,000 हो और बताई जा रही है 1 लाख। तब कर्ज देने वाले कंपनी के लिए घाटे का सौदा है। लेकिन किंगफिशर के मामले में एसबीआई ने यही घाटे का सौदा किया, ऐसे कि आईआईएफ बैंक ने भी किया। जिस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किंगफिशर एयरलाइंस ने एक शेयर की कीमत 99 रुपये 50 पैसे थी, उसे एसबीआई ने 4 रुपये 68 पैसे में लिया। इसके साथ ही माल्या के लिए लोन रीपेमेंट पीरियड को 9 साल बढ़ा दिया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माल्या ने किस तरह बैंक अधिकारियों के साथ लॉबी की, उसे अपने सस्ते शेयरों को बैंकों के दुगुने रेट में बेच दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि बैंक ने नए लोन लेते हुए ब्याज दर भी घटा दी। कांग्रेस नेता और केंद्र की मनमोहन सरकार ने वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने साल 2011 में पार्लियामेंट में बताया कि किंगफिशर को 5,538 करोड़ का एडिशनल लोन दिया गया है, जिसके बदले मुंबई में किंगफिशर हाउस के गोवा के किंगफिशर हाउस वाले और कुछ हेलीकॉप्टर्स को गिरवी रखा गया है। इसके अलावा किंगफिशर के ऑफिस कंप्यूटर से लेकर के फर्नीचर और एयरक्राफ्ट को भी सिक्योरिटी के रूप में जमा कर लिया गया है। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सितंबर 2010 में पहले हवाई सेक्टर की कंपनियों को दिए गए कर्ज के रीस्ट्रक्चर करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आरबीआई ने सितंबर 2010 में बैंकों को हवाई क्षेत्र में भी कॉर्पोरेट रेट रीस्ट्रक्चर को अलाउ कर दिया गया था। किंगफिशर द राइज एंड फॉल ऑफ विजय माल्या किताब में पत्रकार किंग सुखनाग लिखते हैं कि इस काम के लिए विजय माल्या ने बड़े लेवल पर लॉबी की थी। हालांकि आरबीआई के फैसले को भी ऐसे देखा जा सकता है कि बैंक डूबती कंपनी को बचाने के लिए दोबारा मदद करना चाहती थी। एविएशन क्षेत्र में भी बैंकों को मदद की जरूरत थी जैसे बाकी क्षेत्रों को थी। इसीलिए आरबीआई ने यह फैसला लिया कि जिस कारण जो भी हो, लेकिन आरबीआई का यह फैसला सिर्फ हजारों करोड़ रुपए का नुकसान ही करवा गया। किंगफिशर कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं हुआ, उल्टा 2011 और 12 आते आते प्रमुख बैंकों ने किंगफिशर को एनपीए घोषित कर दिया। उधर फरवरी 2012 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को बंद कर दिया। जिन बैंकों ने माल्या को कर्ज दिया था वो अब पैनिक होने लगती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी भी बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। विजय माल्या के खिलाफ पहला केस किसी बैंक ने नहीं बल्कि सीबीआई ने दर्ज करवाया था, वो भी साल 2015 के अक्टूबर के महीने में जाकर के। सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक लोन मामले में विजय माल्या और ए रघुनाथन के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई।
आगे की इनिशियल जांच में एसबीआई को पता चला कि किंगफिशर कंपनी आईडीबीआई के लिए गए कर्ज में $200 मिलियन टैक्स हेवन कंट्रीज में ट्रांसफर किए। यहीं से एंट्री होती है ईडी की। ईडी ने भी सीबीआई के एफआईआर के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि एमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। इसी के साथ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिव यानी कि एसएफआईओ ने भी कंपनी लॉ के वायलेशन की जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि 17 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया था, जिन्होंने वह पैसा खुद खर्च न करके किंगफिशर को दे दिया। अब सवाल उठने लगे कि जिस किंगफिशर ब्रांड को सिक्योरिटी बनाकर किंगफिशर को कर्जा दिया गया था, क्या वह वाकई में उतनी कीमती था? क्या उसकी वैल्यूएशन वाकई में सही लगाई गई थी? उसकी वैल्यूएशन या बढ़ा चढ़ा करके दिखाई गई थी ताकि माल्या को ज्यादा से ज्यादा कर्ज मिल सके। एसएफआईओ ने किंगफिशर का वैल्यूएशन कराने वाली कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल टैक्स एंड एडवाइजरी कंसल्टेंट ग्रांट थॉट एलएजी से पूछा कि आखिरकार जिस प्रकार से किंगफिशर एयरलाइंस की ब्रांड वैल्यू 4100 करोड़ रुपए दिखाई है, एसएफआईओ ने पूछा कि कर्ज जब किंगफिशर एयरलाइंस के लिए दिया जा रहा था तो किंगफिशर एयरलाइंस की ब्रांड वैल्यू किंगफिशर बियर के आधार पर क्यों दिखाई गई थी, जबकि किंगफिशर बियर एक हाईली सक्सेसफुल ब्रांड था। वहीं किंगफिशर एयरलाइंस हजारों करोड़ रुपए के घाटे और हजारों करोड़ रुपए के कर्ज पर चल रही थी। एक कंपनी थी। जब सीबीआई ने ईडी को अलर्ट कर दिया कि माल्या अभी भी अलर्ट हो गए हैं, केस में ईडी की एंट्री होते ही विजय माल्या फरवरी 2016 में भारत छोड़कर लंदन भाग जाते हैं। विजय माल्या के लंदन जाने के बाद ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जाकर माल्या पर आरोप लगाया कि माल्या ने आईडीबीआई बैंक से लिए हुए कर्जे में से 430 करोड़ रुपए विदेश में संपत्तियां खरीदने में उपयोग किए हैं। ईडी ने माल्या पर आरोप लगाया कि माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस और यूबी होल्डिंग्स कंपनी के साथ सरकारी बैंकों से कर्जे लेने की साजिश रची। वहीं माल्या ने तर्क दिया कि भारत सरकार लोन रिकवरी के एक मामले को क्रिमिनल एलिगेशंस लगाकर कनेक्ट कर रही है। इधर ईडी ने जून 2016 में माल्या को लंदन से भारत लाने के लिए प्रत्यार्पण प्रक्रियाएं शुरू कर दी। इधर फरवरी 2016 में माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट्स से चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस कंपनी ने पूरी तरह से हटने के लिए माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट्स की नई मालिक यानी डीजीओ कंपनी के से एक अच्छी खासी डील की, जिसके बदले माल्या को $75 मिलियन यानी कि 55,155 करोड़ मिलने थे, जिसमें से $40 मिलियन यानी कि आधे से ज्यादा पैसे तुरंत मिलना था और बाकी पैसे बाद में। विजय माल्या चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन ऑफ फ्रंट टुडे पर उन्होंने ओनर एग्रीड विद होल लोन पर 515 करोड़ इस डील के बारे में जानकारी मिलते ही बैंक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि डीआरडी के पास पहुंच जाती है ताकि यह पैसा माल्या के लिए जाए, उन्हें मिले। लेकिन डीआरटी के ऑर्डर से पहले ही माल्या को $40 मिलियन रुपए मिल चुके थे और यह ट्रांजैक्शन भारत के बाहर किया गया। बदले बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, उन्हें माल्या से अपना पैसा निकालना था ऐसा कहती है। बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विजय माल्या अपनी और अपने घर वालों की नाम जितनी भी संपत्ति है उनका खुलासा करे कि उनमें कौन कौन सी संपत्ति और कहां कहां है। लेकिन माल्या के वकील ने तर्क दिया कि माल्या केवल लोन के लिए जितने भी पार्ट के जिम्मेदार हैं, जितने की उन्हें पर्सनल गारंटी दी है, दूसरा विदेश में जो उनकी मौजूदा संपत्ति है उन्हें बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसे बताकर या दिखाकर लोन माल्या ने नहीं लिया था। इसीलिए 27 अप्रैल 2016 के दिन माल्या की तरफ से एक सील्ड कवर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी संपत्ति का खुलासा किया जाता है। लेकिन इस बार भी माल्या ने काफ़ी आधी अधूरी जानकारी दी थी। यही थी हमारी आज की कहानी। आगे की एपिसोड वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम एपिसोड नंबर 3 में इसके आगे की जानकारी आपको देंगे। बाकी अभी तक की कहानी जितनी भी फैक्ट आप लोगों के समक्ष रखा है इसके आप लोग क्रॉस वेरिफिकेशन देख सकते हैं। हालांकि दिखाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे। बाकी आगे की एपिसोड में हम मिलते हैं बहुत ही जल्द। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।